गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पार्ट 3। कल देखिए हम लोगों ने पार्ट 3 का लगभग आधा भाग पढ़ लिया था और उसका वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 खनिज और संसाधन का ही दूसरा भाग। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। पाठ का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। कल हम लोगों ने पढ़ा था खनिज किसे कहते हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग उसको देखते चलते हैं। खनिज किसे कहते हैं तो हम लोगों ने ये समझ लिया था, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसे खनिज कहते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के, धात्विक अधात्विक। फिर धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। ये कैसे होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, कल बता दिए थे आप लोगों को। आगे और बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं खनिजों का निष्कर्षण यानी खनिज निकाले कैसे जाते हैं, प्राप्त कैसे किए जाते हैं, इसको भी पढ़ लिए थे। और हम लोगों ने खनिजों का वितरण महाद्वीपों में किस प्रकार का है, कौन से महाद्वीप में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसको भी लगभग पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में खनिज। भारत में खनिज का वितरण किस प्रकार है। देखिए भारत में वितरण, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोहा। लोहा कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है तो भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। देखिए लोहा कई प्रकार का होता है, तो जो श्रेष्ठ क्वालिटी वाला है उसके निक्षेप भारत में यानी अयस्क भारत में मिलते हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। यानी लौह अयस्क भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लौह अयस्क पाए जाते हैं। अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। देखिए जो अयस्क पाए जाते हैं पठार जो होता है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, और हमारा जो पठारी क्षेत्र है यूपी के बाद यानी मध्य प्रदेश के लगभग शुरुआत और यूपी का जो सिंगरौली ये शक्ति नगर पार करेंगे उसके आगे जैसे ही जाएंगे तो ये पठारी क्षेत्र आता है और यहीं से हम लोगों के खनिज मिलना शुरू हो जाते हैं। आगे देख लिए हम लोग बॉक्साइट। अब देखेंगे हम लोग अभ्रक। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। देखिए इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। अभ्रक अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है। यानी अभ्रक का उत्पादन करने में विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर कोई पूछ दे कि विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है तो आप लोग क्या बताएंगे, भारत। अगला है तांबा। तांबा यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। देखिए जो तांबा है खेतड़ी राजस्थान, वैदिक काल जब हम लोग पढ़ रहे थे उसी समय से हम लोग का सिंधु काल से ही जो राजस्थान खेतड़ी है, खेतड़ी एक जगह है राजस्थान, वहाँ से वैदिक काल में ही तांबे को प्राप्त किया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं मैग्नीज। तो भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। आते देखते हैं सोना। भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। देखिए सोना बहुत ही नीचे पाया जाता है, जो भारत में कर्नाटक में कोलार है
भारत का जो कोलार क्षेत्र है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, यहाँ पे हम बता दें कि सोना पाया जाता है, लेकिन सोने का अयस्क पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोना पाया जाता है। और हमारी सरकार ऐसी है कि इसके पास उतनी तकनीकी ही नहीं है कि जांच कर ले कि कहाँ सोना पाया जाता है, मिल सकता है। अभी देखिए हम लोग सोनभद्र में देखते थे, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता था, उसके जस्ट बाद ये आया कि सोनभद्र में बहुत ज़्यादा सोना है, लेकिन क्या हुआ, सरकार उसको नीलाम कर देगी, दूसरे किसी कंपनी को बेच देगी और वो उसका लाभ कमाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं चूना पत्थर। भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाला महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। नमक, देखिए नमक यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक। देखिए नमक कैसे बनाए जाए गए हैं, इस प्रक्रिया को दिखाया गया है। राजस्थान की सांभर झील से नमक का निष्कर्षण। देखिए निष्कर्षण, अभी हम बताएं कि जो खनिज पदार्थ हैं को निकालने की कई तकनीकी हैं, उसमें निष्कर्षण एक तकनीकी है। तो उसी माध्यम से नमक को एकत्र किया गया है राजस्थान में। अब देखिए खनिजों को हम समझ लिए, खनिज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, विश्व में कहाँ कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, भारत में कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं खनिजों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग खनिज का उपयोग कहाँ कहाँ और किस प्रकार किया जाता है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। रत्न यानी जो आभूषण वगैरह होते हैं, उनमें जो उपयोग किए जाते हैं खनिज, वो काफ़ी कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा, देखिए तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। जो तांबा है, किसी भी बहुत सारे मतलब कोई भी सामान बनाना हुआ तो उसमें उस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी उसको मिक्स किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन कंप्यूटर उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जब तक सिलिकॉन नहीं रहेगा, एक पेन ड्राइव, मेमोरी, कुछ भी ले लीजिए, इसको बनाने के लिए सिलिकॉन की ज़रूरत होती है और वह क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अभी हम बताए थे ना कि ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। अन्य बहुत सारे जैसे लोहा है, देखिए रेल की पटरियों को बनवाने में, तार को, मतलब देखेंगे आप तो बिना खनिज का कोई चीज़ बन के तैयार ही नहीं हो सकता है। आगे हम लोग देखिए जो इतनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, खनिज हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, तो उनका संरक्षण भी करना ज़रूरी है। संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे, फिजूल का उपयोग करेंगे, फेंक देंगे, तो वो क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे और उनको बनने में काफ़ी समय लगता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन, यानी ये बहुत समय बाद बनेगा, इतना जल्दी ये नहीं बन जाता है। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ही धीमी, मतलब जितना हम लोग उपयोग करते हैं उसकी अपेक्षा उसको बनने में काफ़ी अंतर है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाए। हम लोहा लाते हैं, कोई बर्तन लाएं, ख़राब हो गया, उसको रखे हुए हैं घर पे, रखे रखे फेंक देंगे। अगर हम चाहें, अगर ख़राब हो गया तो उसका किसी अन्य काम में उपयोग करें, अगर नहीं उपयोग हो पा रहा है तो उसको ले जा कर के बेच दें, ताकि उससे उसका पुनर्चक्रण किया जा सके, उससे फिर से कोई वस्तु बनाई जा सके। अब आगे हम लोग देखते हैं शक्ति संसाधन। पाठ में ही हम लोगों ने देखा था खनिज और शक्ति संसाधन, तो अभी तक हम लोगों ने खनिज को पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे शक्ति संसाधन। देखिए बेटा, हम लोग
जाते हैं, बटन दबाते हैं, समरसीबल चालू हो जाता है और पानी आने लगता है, नहाते हैं हम लोग तुरंत। तो देखिए ये जो समरसीबल है ऐसे ही नहीं चलने लगता है, उसे शक्ति की ज़रूरत होती है और वो शक्ति मिलता है, वो पावर उसको मिलता है बिजली से। तो बिजली क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। कैसा संसाधन? शक्ति का संसाधन हो गया। तभी तो समरसीबल हमको पानी दे रहा है, और हम लोग जो पानी कुआं से निकालते थे, मेहनत करते थे, अपना शक्ति लगाते थे, वो एक बटन दबा करके प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होता है संसाधन, शक्ति संसाधन। बिजली एक ऐसी संसाधन है अगर जो जिसका उपयोग हम लोग बहुत से कामों में करते हैं। आज बिजली जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। उसके बिना हमारा जीवन लगता है कि अधूरा हो गया है। देखिए, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, ऊर्जा और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, शक्ति संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत में कौन कौन से आते हैं और गैर परंपरागत स्रोत में कौन कौन से आते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, परंपरागत स्रोत, जैसे इसको समझने के लिए सीधा सीधा हम समझेंगे। मान लीजिए कोई त्यौहार है, ठीक है। त्यौहार हम लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो बहुत पहले से मनाते हुए हम आ रहे हैं, परंपरा हो गई है उसको मनाने की। रक्षाबंधन, होली, दीपावली सब बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, इसलिए मनाते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे कहने की परंपरा है, इसलिए हम लोग कहते हैं। यानी जो काम बहुत पहले से होता आ रहा है उसको हम लोग परंपरा कहते हैं। तो उसी तरह ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं उसको परंपरागत संसाधन कहते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग के लिए लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। देखिए कौन कौन? ईंधन और जीवाश्मी ईंधन दो हो गए। अब पहला है खनिज तेल, दूसरा है प्राकृतिक गैस। खनिज तेल भी है ऊर्जा का साधन और प्राकृतिक गैस भी है। अब इनकी कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। अब देखिए लाभ क्या है? आसानी से परिवहनी, यानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार, जो खनिज तेल होता है ये पेट्रो रसायन उद्योग का आधार होता है। अब लाभ क्या है? अब खनिज तेल की हानि क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय यानी क्षय हो जाता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है जो काफ़ी विनाशकारी होती है। हम लोग देखते हैं ना कि पहली जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं भीगो मत नहीं फोड़ा हो जाएगा, तो इसका कारण यही होता है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। फिर अगला है प्राकृतिक गैस का लाभ, आसानी से परिवहनी, यानी आसानी से ये मिल जाता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होता है जो गैस होता है, तेल से सस्ता भी होता है। तो ये फ़ायदा हो गया। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? ईंधन हो गया, कोयला हो गया। अब देखिए इनके लाभ क्या है, हानि क्या है। तो लाभ होता है सुप्राप्य आसानी से मिल जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि इनका क्या है? संग्रह में अधिक समय लेता है, समय और उपयोग प्रदूषण फैलाने वाला होता है। हरित गृह प्रवाह, कोयला जो है अगर हम उसको जलाते हैं तो देखिए कितना धुआं देता है। निर्वनीकरण यानी बहुत समय में तैयार होता है। कोयला प्रदूषण का स्रोत है।
परिवहन के लिए भारी है, वजन भी होता है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है। इसको आप लोग देखिए डेटा दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जल विद्युत, ये सब देखिए ऊर्जा का साधन है, इसके लाभ हैं, हानियाँ हैं, इसको आप लोग वीडियो को रोक रोक करके समझ लीजिएगा, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ईंधन। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोयला को देखते हैं। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन का मतलब होता है जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को मरने के बाद दब जाने के परिणाम स्वरूप प्रकृति में धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो करके बना है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, यानी अंतर्हित, अंदर अंदर गर्मी उत्पन्न करने वाला। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम शब्द जो है लैटिन शब्द पेट्रो का अर्थ, देखिए जो पेट्रोलियम शब्द है लैटिन का शब्द पेट्रो से बना है जिसका अर्थ है सैल। ओलियम अर्थ तेल, यानी जो पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलके बना है, पेट्रो जिसका अर्थ है सैल, ओलियम जिसका अर्थ है तेल से लिया गया है पेट्रोलियम। पेट्रो लैटिन शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ लैटिन भाषा का शब्द है पेट्रो जिसका अर्थ है सैल, और ओलियम जिसका अर्थ है तेल। इस प्रकार पेट्रोलियम का अर्थ हो गया सैल से बना हुआ तेल। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां यानी शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, वहां इसको अलग किया जाता है, शुद्ध करके अलग किया जाता है, जहां से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इनसे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है, यानी जो अरब के देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। एक बात बताएं आपको, देखिए अमेरिका में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है लेकिन अभी वो अपने पेट्रोल का उत्पादन नहीं कर रहा है। वो अपने देश का पेट्रोलियम बचा के रखा है इसलिए ताकि अन्य जगहों का जब ख़त्म हो जाएगा तब वो राजा रहेगा, उसके पास पर्याप्त रहेगा, अपना जो मन करेगा वो करेगा। आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेलों को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है।
विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। यानी जो प्राकृतिक गैस है ये बहुत कम देशों में पाया जाता है। हमारे द्वारा भारत में जैसलमेर तो हो गया। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय। यानी भारत में जो है, भारत का विश्व में खूब डीजल पेट्रोल कोयला इन सब का दहन होता है, जिससे ये समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें बचा करके रखें, क्योंकि ये एक बार अगर समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा इनको बनने में काफ़ी समय लगता है। अगला है जल विद्युत, यानी जल से जो बिजली प्राप्त की जाती है उसके बारे में। बांधों से वर्षा का जल अथवा नदी तल जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। हम लोग रेणुकूट में देखे हैं इस प्लांट को। ये जल एकत्रित कर दिया गया है, एक बांध बना दिया गया है, यहाँ एक डेमो लगा दिया गया है, और ये पानी जब छूटता है तो इसमें पंखी लगा है, ये चलता है, जिसके कारण ये टरबाइन चलने लगता है और पंखा चलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे बिजली बन के यहाँ आता है ट्रांसफार्मर से, फिर सभी जगह सप्लाई कर दिया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न, यानी 1/4 भाग जितनी भी ऊर्जा एकत्रित उत्पन्न किए जाते हैं उसका 1/4 भाग जो है वो जल से उत्पन्न किया जाता है। पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं जल का। अब देखिए, जल से उत्पादन करने के लिए आपके देश में नदी होनी चाहिए। जब नदी होगी तभी आप उस पर बांध बना के उत्पादन कर सकते हैं। भारत में भी जल विद्युत केंद्रों के रूप में भाखड़ा, नांगलबाद, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी जो ऐसे स्रोत जो अभी हाल ही में खोजे गए हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में। अब उसमें देखिए, पवन ऊर्जा, यानी हवा से ऊर्जा बनाना। हम लोग पवन चक्कियों के बारे में सुने हैं। दक्षिण भारत में यानी समुद्र तटीय इलाकों में बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, और जब हवा से वो चलता है पंखा तो नीचे उसके डायनामो लगा दिया गया रहता है जो बिजली का उत्पादन करता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए जो हवा है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। दूसरी बात, इसमें पैसा भी नहीं लगता है हवा बनाने में। तीसरी बात, इससे कोई किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता है। अब अगला है सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से जो, देखिए गैर परंपरागत में पवन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत है। तो हम लोग अभी पवन ऊर्जा को देखें, अब देखेंगे हम लोग सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके लिए हमको एक सोलर पैनल खरीदने की ज़रूरत होती है, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे धूप अधिक होता है उस क्षेत्रों में ये काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। देखिए सौर ऊर्जा, ये सोलर प्लांट लगा दिया गया है, सूर्य का धूप इस पे पड़ेगा और बिजली उत्पन्न होती है। हमारे यहाँ भी स्कूल में ये व्यवस्था है। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें छूट नहीं रही हैं, आप लोग आसानी से सब चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा को हम बताए ही हैं, पवन चक्कियों के माध्यम से बड़े बड़े पंखे चलाए जाते हैं। आप लोग साउथ इंडियन फिल्मों में भी देखे होंगे। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय। अगला है परमाणु ऊर्जा। देखिए, परमाणु का विखंडन करा करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थों जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। नाभिकीय
रेडिएटरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में भी राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। यूरेनियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक के कैगा में स्थित है। देखिए ये तरीका है किस प्रकार से विखंडित कराया जाता है यूरेनियम वगैरह को और कहाँ से कैसे जा कर के बिजली प्राप्त किया जाता है। अगला है भूतापीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी के अंदर। देखिए पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी फूटता है, हम लोग देखे हैं, और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जब हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं कुआं वगैरह में तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत अधिक है। तो ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों से रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बढ़िया सब पढ़ लीजिएगा। जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संग्राहक है, यानी उत्पादन करता है। ज्वारीय ऊर्जा, यानी ज्वार भाटा से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अभी हम बता रहे हैं, उससे पहले देख लेते हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था, यानी फ्रांस ने बनाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन यूएसए में किया जाता है। ये ज्वारीय ऊर्जा की बात हो रही है। ज्वारीय ऊर्जा का सबसे पहला स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। आगे देखते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बाद में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। देखिए ये ज्वार है, निम्न ज्वार। अब देखिए होता क्या है, जब ज्वार आता है तो ये जल जो है ऊपर उठ के ऐसे इसमें जाता है और फेंकता है इधर। इसमें की जो पंखी होती है चलने लगती हैं और ये जनरेटर चलने लगता है, टरबाइन घूमने लगता है और बिजली का उत्पादन यहाँ से होने लगता है। आगे देखते हैं हम लोग बायोगैस। जैविक अपशिष्ट। पहले गांव में गोबर गैस होता था। गोबर गैस का मतलब एक टंकी बना दिया जाता था। ये देखिए एक टंकी बना दिया जाता था, इसमें गोबर आदि घोल दिया जाता था। यहाँ पे टंकी रहता था। टंकी यानी गड्ढा खोद करके प्लास्टर उसको कर दिया जाता था, उसमें गोबर डाल दिया जाता था और वहाँ से एक पाइप डाल करके इस टैंक में लाया जाता था। तो आप लोग देखेंगे ज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ रख देंगे तो वो सड़ता है और उसमें से गैस निकलती है, महकने लगता है। तो ये जब गोबर गैस सड़ता था, उसमें जो भी चीज़ें फेंकी जाती थी सड़ता था, तो उसमें से गैस नीचे से इस टैंक में आता था और यहाँ से थोड़ा बहुत परिवर्तित करके चूल्हे में रसोई गैस में भेज दिया जाता था और उससे खाना हमारा बनता था। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। गोबर भी आपका खाद के रूप में उपयोग हो जाता था और फ्री में खाना भी बन जाता था आपका। लेकिन ये मेहनत इसमें करना पड़ता था, गोबर को डाल के उसमें हिलाना पड़ता था, तो ये लोगों को बड़ा ख़राब लगता था, इसलिए धीरे धीरे प्रचलन कम हो गया। तो इस तरह देखिए हम लोगों का पाठ यहाँ समाप्त हुआ। बायोगैस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ें न समझ में आए, वीडियो चल रहा है उसको यूट्यूब पे बीच में रोक लीजिए, फिर से उसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर पीछे कर लीजिए,
पीछे करके देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, और पूछिए, और जो भी चीज़ें न समझ में आए उसको जानने का प्रयास करिए। धन्यवाद। बाय बाय।